रूस इस समय सीधे पोलैंड पर हमला करने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए वो पहले से ही पूर्वी यूरोप पर जेट चालित ड्रोन लॉन्च करने के लिए गुप्त लॉन्चिंग साइट्स बना रहा है। पोलैंड के राष्ट्रीय रक्षा के उपमंत्री सेजारी टोम्चिक ने यह बयान दिया, जिसे और किसी तरह नहीं कहा जा सकता। ये वाकई चिंता का विषय है। आगे उनकी बातों का हवाला। हम रूस के साथ युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये कभी शुरू नहीं होगा। और उन्होंने तुरंत ही विस्तार से बताया, क्रेमलिन की ओर से एक बड़ा उकसावा आने वाले कुछ महीनों में ही हो सकता है। और इसका एक बहुत ही ठोस कारण है, क्योंकि आज ही द टेलीग्राफ ने खुलासा किया है कि पूर्वी यूरोप में ऐसी सतर्कता की जरूरत क्यों है। रूस ने कम से कम 10 बेस बनाए हैं लंबी दूरी के कामिकाजे ड्रोन लॉन्च करने के लिए, वो भी सीधे नाटो की सीमाओं के पास। और इन बेसों में से कुछ आसानी से वारसो तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इसी के साथ खुद पुतिन के पास इस समय समस्याओं का अंबार लगा है। खास तौर पर रूस का अनाज निर्यात लगभग पूरी तरह से ठप हो गया है और यूक्रेन की सशस्त्र सेनाएं कई मोर्चों पर रूसी हमले को लगातार रोक रही हैं। इसलिए आइए इस एपिसोड में पूरे हालात को शांति से समझते हैं और हर चीज को विस्तार से रखते हैं। मेरा नाम अलेक्सेई पीची है, पेचिए। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कोई भी कमेंट लिखें। तो चलिए सबसे पहले युद्ध को लेकर पोलैंड की चेतावनी से शुरू करते हैं। पोलैंड के राष्ट्रीय रक्षा के उपमंत्री सेजारिय टोम्चिक के अनुसार पोलैंड के अधिकारी और सेना पहले से ही सबसे खराब स्थिति के लिए कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। यह रूस के साथ सीधी जंग है। ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसे उन्होंने खुद ही उजागर किया। पोलैंड की सरकार अब परिदृश्यों को वास्तविक और अवास्तविक में नहीं बांटती, बल्कि केवल संभावित और कम संभावित में बांटती है। आगे उनकी ही बात है। आज मैं अब कोई अंतिम समय सीमा तय नहीं करूंगा। क्रेमलिन की ओर से एक बड़े पैमाने की भड़काऊ कार्रवाई कुछ ही महीनों में हो सकती है। इसके साथ ही टोम्चिक का मानना है कि रूस अभी नाटो के साथ पूर्ण युद्ध के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसा कभी नहीं होगा। उन्होंने सहयोगियों से अपनी ताकत का यथार्थ मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। उदाहरण, हम देख रहे हैं कि यूक्रेन ने रूस को रोक दिया है। पूरे गठबंधन की क्षमता की बात तो छोड़ ही दें, हमें रुकना चाहिए, अपनी वास्तविक ताकत को समझना चाहिए। यानी पोलैंड में लोगों से काल्पनिक नहीं बल्कि पूरी तरह से वास्तविक युद्ध के लिए तैयार रहने का आह्वान किया जा रहा है। जैसे बेहतर है कि हम तैयार रहें और युद्ध ना हो, बजाय इसके कि युद्ध शुरू हो जाए और सब तैयार ना हो। आखिरकार हम ये तस्वीर देख रहे हैं कि यूरोप को रूस की किसी भी उग्रता पर प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर होना पड़ता है और रूस को नाटो की कोई भी सैन्य गतिविधि अपने लोगों को यह बताने का बहाना देती है कि देखो, नाटो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि नाटो एक रक्षात्मक गठबंधन है और भले ही वे सबसे पहले हमला करना चाहें, उनकी नौकरशाही मशीन इसे केवल वर्षों बाद ही अनुमति दे पाएगी। और फिलहाल पूरी रणनीति रक्षा और जवाबी कार्रवाई के इर्द गिर्द ही बनाई जा रही है। यहां मैं याद दिला दूं कि यूक्रेन के खिलाफ रूस का युद्ध को अब 12 साल से ज्यादा हो चुके हैं। रूस ने इस पूरे समय के दौरान यूरोपीय देशों पर कई साइबर हमले किए हैं और अब जाकर जर्मनी ने पहली बार जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि मॉस्को पर पूर्व निवारक साइबर हमला करने की संभावना पर विचार करना शुरू किया है। और ऐसी सोच आज भी 12 साल बाद भी विरोध का कारण बनती है। लड़ाई की बात तो छोड़ ही दीजिए। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे द टेलीग्राफ ने खास तौर पर उजागर किया है और जिसने यूरोपीय लोगों को बेचैन कर दिया है। रूस ने सीमा से लगे अपने क्षेत्रों और कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों में लंबी दूरी तक मार करने वाले कामिकाजे ड्रोन के बड़े पैमाने पर लॉन्च के लिए 10 बेस तैयार किए हैं, जिसमें जेट चालित ड्रोन गेरान भी शामिल है, जिनकी मारक दायरा न केवल पूरे यूक्रेन को बल्कि नाटो के पूर्वी हिस्से के देशों को भी कवर करती है। और अब द टेलीग्राफ कुछ खास ठिकानों का नाम लेता है। यह है स्मोलेंस्क क्षेत्र में शातालोवा हवाई अड्डा, सिम्बुलोवो स्थल, नावल्या बेस और ब्रायंस्क क्षेत्र में ओसोवित्सा स्थल। डोनेस्क हवाई अड्डा, क्रास्नोदार क्षेत्र में प्रिमोर्स्को अख्तार्स्क बेस और कब्जे वाले क्रीमिया में काचा हवाई अड्डा और चाउदान त्रीप। इन ठिकानों पर कम से कम 50 से 59 लॉन्चिंग रेल ट्रैक लगाए गए हैं, जो विमानन प्रकार के ड्रोन के उड़ान भरने के लिए इस्तेमाल होते हैं। साथ ही 1000 ऐसे उपकरणों को रखने के लिए गोदाम है और कई महत्वपूर्ण स्थानों पर अभी अतिरिक्त लॉन्चिंग सिस्टम बनाए जा रहे हैं।
और अब ड्रोनसेक के महाप्रबंधक, जो ड्रोन से जुड़ी खतरों के विश्लेषण में विशेषज्ञ हैं, माइक मॉनिक ने कहा, क्रेमलिन ने यूक्रेन पर हमला करने और नाटो देश को ऐसे हमलों की खतरे में रखने के प्रयास में अपनी ड्रोन नेटवर्क को काफी बढ़ा दिया है। और ड्रोनसेक के विश्लेषण के अनुसार लगभग 20 हाल ही में स्थापित लॉन्चर की लंबाई बढ़ा दी गई है। ये लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन लॉन्च करने की क्षमता को दर्शाता है, जो न केवल वारसो तक बल्कि रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, तुर्की, बाल्टिक देशों और फिनलैंड तक भी पहुंच सकते हैं। और नाटो के आधिकारिक प्रतिनिधि ने प्रकाशन को बताया कि गठबंधन अपने सहयोगी क्षेत्र के हर इंच की रक्षा के लिए तैयार हैं और ड्रोन सहित खतरों को रोकने की तैयारी को बढ़ाता रहेगा। इसी के साथ द टेलीग्राफ याद दिलाता है कि यूरोपीय और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के प्रतिनिधि पहले भी कई बार पोलैंड के क्षेत्र में मॉस्को की सशस्त्र उकसावे की संभावना के बारे में चेतावनी दे चुके हैं। बाल्टिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर मिसाइल या ड्रोन हमलों की संभावना के बारे में, साथ ही नकली यूक्रेनी ड्रोन का इस्तेमाल कर फॉल्स फ्लैग के तहत उकसावे की घटनाओं के बारे में भी, यानी वही योजना जिसके जोखिमों के बारे में हम पहले भी अपने पिछले एपिसोड्स में बात कर चुके हैं। एक खास समय सीमा भी है जो यूरोप वासियों के लिए और भी ज्यादा चिंता का कारण बन रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के सूत्रों के अनुसार व्लादिमीर पुतिन कम से कम 2027 की शरद ऋतु तक डोनबास पर पूरा नियंत्रण हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं। अगर रूसियों को यह समय सीमा तक हासिल नहीं होता है तो बातचीत की संभावना बढ़ जाएगी और इस बारे में अहम फैसले पहले ही ले लिए जाने चाहिए। और अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने पश्चिमी अधिकारियों और विश्लेषकों की उम्मीदों का भी जिक्र किया है। रूस सर्दियों में युद्ध को और तेज करेगा, यूक्रेन की नागरिक बुनियादी ढांचे और नागरिकों को निशाना बनाते हुए। और यहीं पर पोलैंड की चेतावनी से सीधा संबंध बनता है। कुछ लोग डरते हैं कि व्लादिमीर पुतिन खुद को घिरा हुआ महसूस करते हुए युद्ध को और बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं और नेटो की एकजुटता की परीक्षा ले सकते हैं। यूरोप में हाइब्रिड हमलों से आगे बढ़ते हुए, साथ ही यूरोपीय सहयोगी ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी भविष्य की वार्ताओं में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे डोनाल्ड ट्रंप के अप्रत्याशित प्रशासन पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहते। लेकिन बात यह है कि पुतिन अपने डॉनबास पर कब्जा करने के आखिरी प्रयास में यूरोप पर हमला कर सकते हैं, ताकि यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति अचानक कम हो जाए। यानी वहां अपनी ही एक जंग छिड़ सकती है और यूरोप उसी में व्यस्त हो जाएगा जब तक पुतिन डॉनबास पर पूरी तरह कब्जा करने की कोशिश करेंगे। अब आज के विषय का दूसरा हिस्सा, और यह तस्वीर खुद क्रेमलिन के लिए कहीं कम फायदेमंद है, जो हमें इस सोच तक ले जाती है कि पुतिन की कई धमकियां शायद सिर्फ डराने के लिए ही रह जाए, क्योंकि खुद रूस में ही समस्याओं की कोई कमी नहीं है। सबसे पहले रूस में ईंधन संकट की दूसरी लहर आ चुकी है, जिसे उन्होंने जैसे तैसे आंशिक रूप से हल किया है। उन्होंने बेहद घटिया क्वालिटी का पेट्रोल बनाना शुरू कर दिया, लेकिन वो भी काफी नहीं है। उन्होंने भारत से आयात करना शुरू किया, वो भी काफी नहीं है, और दूसरी लहर आ गई। लेकिन मैं आपको एक और किस्सा बताता हूं। रूसी अनाज निर्यात, जो रूस की अर्थव्यवस्था को हर साल लगभग 15 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा आय देता है, यूक्रेनी हमलों के कारण अजो और काला सागर के बंदरगाहों पर रूसी अनाज निर्यात लगभग पूरी तरह से ठप हो गया। पिछले हफ्ते ड्रोन हमलों के बाद नोवरोसियस्क बंदरगाह के सभी 3 अनाज टर्मिनल बंद हो गए, जिनके जरिए कुल मिलाकर लगभग 25 मिलियन टन अनाज का निर्यात होता था। जुलाई के अंत में तमान में टर्मिनल बंद कर दिया गया था और कुछ हफ्ते पहले ही अधिकारियों ने केर्च जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही रोक दी थी। नतीजतन अजोवो सागर के बंदरगाह अवरुद्ध हो गए, जिनके जरिए रूस लगभग 40% अपना अनाज निर्यात करता था। और इस समय लगभग पूरा रूसी अनाज निर्यात आजोव काला सागर बेसिन के रास्ते ठप पड़ा है। सिर्फ एक बंदरगाह चालू है, वो है तुआपसे बंदरगाह। ये सबसे छोटा है गहरे पानी के बंदरगाहों में। तुलना के लिए, पिछले सीजन में रूस से समुद्री रास्ते से भेजे गए कुल अनाज का 88% अजोवो काला सागर बेसिन के बंदरगाहों से गया था, या 46 मिलियन टन से भी ज्यादा। और अब सब कुछ रुक गया है। और जानते हैं, मैं शायद ही कभी किसी रूसी विशेषज्ञ का हवाला देता हूं,
लेकिन आज मामला अलग है। रूसी अनाज संघ के अध्यक्ष अर्कादी ज़्लोचेव्स्की ने आज कहा कि 2026 में अच्छी फसल होगी और ये लगभग 140 मिलियन टन होगी। इसे बेचने के लिए कोई है ही नहीं, आगे उनकी बात है। भंडार हर दिन भरते जा रहे हैं, लेकिन मांग रुक गई है। निर्यातक लगभग पूरी तरह से हमारा अनाज खरीदना बंद कर चुके हैं। देश के अंदर अनाज की कीमतें गिर रही हैं। चौथे दर्जे की गेहूं की 1 टन की कीमत 12,000 रूबल है, जबकि पिछले साल ये 15,000 थी। ये विनाशकारी स्तर है, भारी नुकसान हो रहा है। और अंत में वो एक गंभीर भविष्यवाणी करता है, रूसी संघ के कई किसान इस सीजन को शायद ही झेल पाएंगे। अब मोर्चे की स्थिति के बारे में। युद्ध अध्ययन संस्थान की ताजा रिपोर्ट के अनुसार रूसी सेना ने 15 और 16 अगस्त को सूमी क्षेत्र के उत्तर में आक्रामक अभियान जारी रखा, लेकिन कोई पुष्टि की गई प्रगति हासिल नहीं कर सके। दुश्मन 1 से 3 सैनिकों की छोटी पैदल सेना टुकड़ियों का उपयोग यूक्रेनी ठिकानों के बीच घुसपैठ के लिए कर रहा है। स्थितियों को नजरअंदाज करते हुए लगातार नुकसान झेल रहे हैं और ऊंचाई 2 मीटर से ज्यादा है, फिर भी उनकी गतिविधि रोक दी गई है। उत्तर में इरकुत्स्की ने रूसी के लिए भुगतान किया और उन्होंने भी घुसपैठ करने की कोशिश की। यूक्रेन में छोटे छोटे समूह बन रहे हैं। आधुनिक मंत्री 683 इकट्ठा करेंगे। सब्सक्राइब करें eclair.ru/con पर। और उन्होंने इसे कब्जा करने के रूप में पेश करने की कोशिश की। आगे जारी रहेगा। लेकिन युद्ध अध्ययन संस्थान के विश्लेषकों ने इस फेक खबर का खंडन किया है। उस बस्ती में लड़ाई चल रही है और दुश्मन ने वहां अभी तक कोई ठिकाना नहीं बनाया है। कुप्यांस्क दिशा में रूसी सेना ने 15 और 16 अगस्त को भी हमले जारी रखे, लेकिन वे आगे नहीं बढ़ सके। यूक्रेन की रक्षा बलें खुद कुप्यांस्क के दक्षिणी बाहरी इलाके में अपनी स्थिति बनाए हुए हैं। उसी कुप्यांस्क की जिसे रूसियों ने, याद दिला दूं, पिछले साल 2 बार पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। यहां तक कि पुतिन ने भी इसकी घोषणा की थी। स्लावियांस्क दिशा में भी दुश्मन ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सका और यूक्रेनी सैनिकों ने हाल ही में कॉन्स्टांतिनिवका के पश्चिमी हिस्से के इलाके को रूसी गंदगी से साफ कर दिया है। मेरा मतलब है रूसी तोही दस्तों से। नतीजा यह है कि रूस वास्तव में नाटो देशों पर संभावित हमले के लिए बुनियादी ढांचे की तैयारी कर रहा है, लेकिन वही पुतिन जो कथित तौर पर ऐसा तनाव बढ़ा सकता है। इस समय यूक्रेनी हमलों के कारण रूस में पुतिन भारी मात्रा में पैसा खो रहे हैं और वो जमी हुई मोर्चा रेखा का सामना कर रहे हैं, जहां छोटी पैदल सेना की टुकड़ियां भी स्पष्ट नुकसान उठाए बिना आगे नहीं बढ़ सकती। और वो अपनी ही तय की हुई समय सीमा यानी 2027 की शरद ऋतु से टकरा रहे हैं, जो उन्होंने खुद दोनबास पर कब्जा करने के लिए तय की थी। तो फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि पुतिन एक और पूरा मोर्चा संभाल पाएंगे। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।